और कुछ ऐसे हमारे वहाँ पे कंपाउंड्स बन रहे थे, हमें ये भी याद आ रहा है। और उस रिएक्टिविटी में वोलेटिल नेचर देखा था, वोलेटाइल, जिसमें देखा था H2S इज मोर वोलेटाइल देन H2O। ठीक है, अभी हमने कुछ कंपाउंड्स बनाने हैं। मतलब आप कह सकते हो कि जो रिएक्टिविटी है विद ऑक्सीजन है, मींस ऑक्साइड फॉर्मेशन देखनी है। तो आज हमने देखना है दैट इज रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी देखनी हो, तीन तरह के ऑक्साइड्स बनेंगे हमारे यहाँ पे, तीन तरह के ऑक्साइड्स बनेंगे। फर्स्ट विल बी मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें विद ऑक्सीजन, वन विल बी मोनोऑक्साइड, dioxide, and there is a formation of trioxide. मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। तो कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हमारे यहाँ पे बनेंगे ऑक्सीजन के साथ। अगर मोनोऑक्साइड का एग्जांपल है तो हमारा बहुत सिंपल सा एग्जांपल है SO, डाई में SO2, तो ट्राई में SO3। ट्राई में क्या है, SO3। अब सोच के आंसर देना, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, इन तीनों में से किस ऑक्साइड में पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी? आउट ऑफ दीज थ्री, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, तीनों में होगी या किसी में नहीं होगी? चलो ये भी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, ये भी ऑप्शन है। विच विल पोजेस p pi d pi bonding? You can give your answer in comment section. Out of monoxide, dioxide, trioxide, which will have p pi d pi bonding of sulfur with oxygen? All of these, none of these, or is there any one particular? Please try to give your answer in the comment section. Just try to give your answer in the comment section. Okay, Lovepreet Kaur saying all of these. p pi d pi means p orbital of oxygen and d orbital of sulfur will undergo pi bond formation. हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड तीन तरह का होता है, p pi d pi, and last is d pi d pi. So I'm asking about, is there any possibility of formation of p pi d pi bonding in this case? That's my question to all of you. Just try. Yes. तो इसका जो राइट आंसर है वो दो बच्चों का ऐसा, सिमरजीत एंड लवप्रीत कौर, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। इन इन सब के अंदर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। यस जतिंदर सिंह, गगनप्रीत कौर वन, बिल्कुल सही, इनमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है, सभी में ऑल। यस नवदीप, बिल्कुल सही। तो अभी अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सिंपल सा है कि जो SO है वो तो मोनोऑक्साइड है, तो वो तो बिल्कुल लीनियर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और ये ऑक्साइड जो मोनोऑक्साइड है ये सिर्फ सल्फर के साथ ही नहीं, इससे अगले जो एलिमेंट्स हैं सल्फर के अलावा सिलेरियम, पोलोनियम, उनसे भी बनेगा मोनोऑक्साइड, ये भी मोनोऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर के साथ साथ ये भी क्या बनाएंगे, ये तीनों क्या बनाते हैं, मोनोऑक्साइड। तो अब सिंगल एटम से तो यहाँ पे तो हाइब्रिडेशन का नहीं बनेगा, बट अगर हम SO2 की बात करें, डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द शेप, व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO2 एंड SO3, ये मेरा क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ट्राई करके प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना कि SO2 और SO3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है। इन केस ऑफ SO2 एंड SO3, what is the shape and hybridization in SO2 and SO3? What is the shape and hybridization in case of SO2 and SO3? What is the shape and
hybridization in case of SO2 and SO3? SO2 sp2 bend shape. Okay. ओके बिल्कुल सही. गुड. SO2 sp3 एंड बेंड शेप. ओके. बाकी बच्चे ट्राई करें. शाबाश. व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO2 एंड SO3? बाकी ट्राई करें प्लीज. अपना आंसर पोस्ट करें कमेंट सेशन में. आप सभी अपना आंसर कमेंट सेशन में जरूर पोस्ट करें. व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO2 एंड SO3? SO2 V शेप, बेंड शेप. SO3 ट्रायंगुलर प्लेनर. ओके. बिल्कुल सही. यस मनप्रीत. गुड. तो सही आंसर आ रहे हैं कि दो बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं, दो बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं और एक क्या आ रहा है, लोन पेयर. और जो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है? दिस इज पी पाई डी पाई. सेम हेयर. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पी पाई. यस गगनप्रीत कौर बिल्कुल सही. पी पाई डी पाई. पी पाई डी पाई बिल्कुल सही. आपको तो एंगल भी याद है. ग्रेट. 119.5. ओके. ये बन गया. तो बेसिकली तो दो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है. तो तीन वाली हाइब्रिडेशन, जो तीन वाली कौन सी होती है? तीन वाली होती है sp2. और sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, लेकिन ये ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं है क्योंकि लोन पेयर है, तो उसको वी शेप्ड या फिर बेंट या एंगुलर भी कह सकते हैं, जो sp3 में भी होता है, या फिर बेंट. और अगर हम SO3 की बात करें, वी टॉक अबाउट SO3, तो वहां पे तो कोई लोन पेयर नहीं होगा. ऑल आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. कोई लोन पेयर नहीं है, तो तीन सिग्मा बॉन्ड है. इन दिस केस there is three sigma bond. एंड थ्री क्या है? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग. पी पाई डी पाई. पी पाई डी पाई. और आपको पता है पी पाई डी पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो काउंट करते हैं या कोई भी हो, पी पाई डी पाई हो, डी पाई डी पाई हो, सिर्फ क्या काउंट करते हैं? लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड. तो तीन ही है, तो तीन वाली को हम क्या बोलते हैं? sp2. एंड दिस इज ट्राइगनल प्लेनर. ट्राइगनल प्लेनर बिल्कुल सही. प्लेनर PLANAR. और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कल कल के बेस पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कल हमने रिएक्टिविटी ली थी विद हाइड्रोजन. रिएक्टिविटी ली थी विद हाइड्रोजन और क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बनता है, और अगर सल्फर से रिएक्ट करता है तो ये बनता है एट रूम टेम्परेचर. H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर. क्वेश्चन है व्हाई. व्हाई इट इज सो? कैन यू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेशन? ये कल के वैसे टॉपिक है, अभी तो हम वैसे ऑक्साइड पढ़ रहे थे. कल मैंने ये कराया था हाइड्राइड्स वाला, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16. तो उसी बेस पे क्वेश्चन आ रहा है कि वाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस, जबकि दोनों में सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम शेप है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस फिजिकल स्टेट का डिफरेंस है. तो क्या रीजन आप मेंशन करना चाहोगे कि वाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर? एट रूम टेम्परेचर. एट रूम टेम्परेचर. यस प्लीज. आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो. ड्यू टू रिपल्शन. ओके सिमरनजीत. व्हाट काइंड ऑफ रिपल्शन? कैन यू एक्सप्लेन? कैन यू गिव द नेम ऑफ दैट रिपल्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई. कोई बात नहीं, कल क्लास नहीं लग पाई, लेकिन आज लगा लो. कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई. लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है निमरन. ओके लेट्स सी. यस नेहा इज सेइंग H2O forms hydrogen bonding. ओके.
के हाई इलेक्ट्रॉन En En इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, क्या है ये? कैन यू टेल मी कि व्हाट इज En इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या क्या बोलना चाह रहे हो आप, प्लीज बता सकते हो? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये क्या है ये? जो En लिखा है नवदीप को टू ने, क्या ये En इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके 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 ओके। ठीक है, ये बात बोलना भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक वर्ड, अच्छा वर्ड स्नेहा ने बोला, उसके बाद ही, काफी बच्चों ने वो वर्ड बोल दिया, इंपॉर्टेंट है वो वर्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रोंगर फोर्स। उससे क्या होता है? फॉर फॉर लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड है तो रीजन क्या है कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो उसको क्या बना रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है। और ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें पॉसिबल नहीं है। यस मानसी गगनप्रीत, बिल्कुल सही। इंटरमोलिकुलर अभी, एसोसिएटेड इंटरमोलिकुलर, अभी इंटरमोलिकुलर की बात अभी होगी नहीं। वो तब होती है जब हमारे पास दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच के हम अगर बॉन्डिंग ले रहे हैं, तब इंटरमोलिकुलर होती है। अदरवाइज आप इंट्रा, अभी सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कह सकते हो आप, ठीक है। इंटर इंट्रा की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, यस प्लीज। यस, सर वो पूछो क्या पूछना। सर यस उनकी प्लीज। इंटर मॉलिक्यूल बनेगी ना वो, क्योंकि इधर से भी H2 होगा और उधर से भी, तो बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होगी नहीं इंटर मॉलिक्यूल। आपकी ना आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हो आप? फिर मैं कमेंट में व्हाट बता यू वांट टू देती से, हूँ। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आई कुडंट हियर प्रॉपर्ली। अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, तो आई कुड नॉट हियर, प्लीज पार्डन। फिर वो क्या कहते हैं, वो जो H2O है और दो H2O बनेंगे तो उनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इंटरमॉलिक्यूलर ही बनेगा ना। वो जो, ओके इन, ओके ओके, तो हाँ ठीक है, कह सकते हो, यस। अच्छा, उस सेंस में आप कह रहे हो, ठीक है ठीक है, ओके ओके, समथिंग लाइक दिस। आप कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज इंटरमोलिकुलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको ठीक है, आप यस। कह सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं। जैसे सल्फर ने ऑक्सीजन से बॉन्डिंग की, SO2 फॉर्मेशन की, ऐसे सिलेनियम भी करता है SO2। बट इसकी एक खास बात है, SeO2 की खास बात ये है कि इसकी दो स्टेट है। एक गैसियस स्टेट है इसकी, और एक इसकी सॉलिड स्टेट है। और आपने शायद कुछ ऐसा ऐसा कंसेप्ट ना, अभी बताता हूँ, इस पहले इसका कंसेप्ट बताता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा भी कि आपने ऐसा कंसेप्ट किस और में दिखा है। जब एक गैसियस स्टेट में होता है, तब तो ये रहता है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट का मतलब समझते हो कि डिफरेंट डिफरेंट उसमें रहेंगे, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। बट अगर ये सॉलिड स्टेट में होता है तो ये कौन सी फॉर्म में चल जाता है? पॉलीमरिक फॉर्म में चल जाता है, पॉलीमरिक। पॉलीमर, वैसे आपको चैप्टर था एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, उसका पॉलीमरिक फॉर्म भी कह सकते हो। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, क्या आपने ऐसा कंसेप्ट पहले किसी और कंपाउंड के ऊपर लगा रखा है? जो सॉलिड स्टेट होगा तो आपस में जुड़े जुड़े रहेंगे, गैसियस स्टेट होगा तो सेपरेट रहेंगे। जैसे डिस्टिंग, डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट रहेंगे। गैसियस फॉर्म में अगर इसको हम देखें, तो गैसियस फॉर्म में Sc2 कुछ ऐसा दिखेगा, बीच में Hc होगा, इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन। बट अगर हम इसको सॉलिड स्टेट में देखें, तो कैसा रहेगा? एक ऑक्सीजन से ये ऐसे, दूसरा बीच में, ऐसे चलता रहेगा ये, ऐसे ये चलता रहेगा। सॉलिड स्टेट में हमें कुछ ऐसा दिख रहा है,
और गैसीय स्टेट में ऐसा दिख रहा है। डिस्क्रीट का मतलब सिंगल 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 यूनिट दिखेंगे, सिंगल सिंगल यूनिट। और सॉलिड स्टेट में क्या होगा, ये चलता जाएगा, ये आगे भी चलता जा रहा है, ठीक है, आगे भी चलता रहेगा, ऐसा है। पॉलीमरिक फॉर्म में है, पॉलीमरिक चेन बन रही है इन केस ऑफ सॉलिड। तो ऐसा कंसेप्ट आपने इससे पहले +1 में किसी कंपाउंड में देखा है? अगर आपको याद आ रहा हो किसी बच्चे को, प्लीज ट्राई करें। ये जो मैंने डिस्क्रीट मॉलिक्यूल और पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाया है फॉर सॉलिड स्टेट एंड फॉर गैसेस स्टेट, फॉर SeO2, सिलेनियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं, SeO2। तो ये आपने इससे पहले किसी और फॉर्म में बनाया इन +1। एक ऐसा कंपाउंड था +1 में जो बिल्कुल ऐसे ही गैस स्टेट में होता था, डिस्क्रीट रहता था, बट अगर वो सॉलिड स्टेट में होता था तो वो पॉलीमरिक होता था। कोई ऐसा कंपाउंड याद है आपको +1 का? यस, प्लीज बताने की कोशिश करें। हिंट देता हूँ, पी ब्लॉक में ही था वो भी। पी ब्लॉक में या फिर आपको S ब्लॉक में दिखा होगा, चलो S ब्लॉक है वैसे वो। अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर आप आज जाके घर पे बुक खोलना +1 की रेफरेंस बुक, आपको BeCl2 दिखेगा वहां पे, BeCl2। और BeCl2 जो है वो कुछ इसी तरह के का ही स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, BeCl2, BeCl2, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करता है जैसे SeO2 कर रहा है। गैसेज स्टेट होगा तो डिस्क्रीट में रहेगा, और सॉलिड स्टेट होगा तो पॉलीमरिक फॉर्म में रहेगा। पॉलीमरिक का मतलब होता है लॉन्ग चेन, पॉली का मतलब क्या समझते हो, लॉन्ग चेन। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना फॉर SeO2 एंड फॉर BeCl2, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें ट्राई में, तो उसका ट्राई में भी कुछ ऐसा बिहेवियर ही रहेगा जैसा जैसा डाई में बिहेवियर है ना SeO2 का, कि गैसेज स्टेट में डिस्क्रीट, सॉलिड स्टेट में पॉलीमरिक, ऐसा ही SeO3 का भी है। SeO3 भी बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करेगा। अगर गैसेस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में, तो कैसे रहेगा ये, सिंगल यूनिट, सिंगल मोनोमर, सिंगल डिस्क्रीट कह लो, मोनोमर कह लो, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे अभी आपने देखा कि बीच में SC आ जाएगा, एक ऑक्सीजन लेफ्ट में, एक राइट में, एक टॉप पे। और बट अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो सॉलिड में कैसा रहेगा, पॉलीमरिक तो होगा, लेकिन अब की बार कैसा पॉलीमरिक होगा, साइक्लिक पॉलीमर होगा, या जिसको बोलेंगे टेट्रामर, साइक्लिक टेट्रामर। ये 4 यूनिट्स आपस में जुड़ रही होंगी कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे एक SC है, मैं छोटा छोटा बना देता हूँ, एक SC यहाँ पे है, एक SC यहाँ पे है, और एक SC यहाँ पर है। सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। इनके सबके बीच में क्या क्या होगा, एक एक ऑक्सीजन होगी जिनको क्या कर देगी, साइक्लिक। ये हमारा साइकिल बन गया, 4 का साइक्लिक बन गया। और बाकी जो ऑक्सीजन है सभी के पास दो दो अलग अलग रहेगी, सभी की अपनी दो दो ऑक्सीजन अलग अलग रहेगी इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड। तो SeO2 अगर गैसियस फॉर्म में है तो ये गैसियस मतलब वेपर फेज, इसको वेपर फेज कहा जा रहा है। और इसको कौन सा कहा जा रहा है, साइक्लिक टेलिमर को सॉलिड फेज, या गैसियस फेज और सॉलिड फेज। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना, साइक्लिक का मतलब क्या, एक साइकिल बनेगा। ट्राईऑक्साइड में, डाइऑक्साइड में क्या था, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल था, दूसरा क्या था पॉलीमरिक। लेकिन लेकिन ट्राई में क्या होगा, उसका साइक्लिक टेट्रामर बनेगा, वो डिस्क्रीट ही रहेगा, वो डिस्क्रीट ही रहेगा, ठीक है, वो चीज डिस्क्रीट रहेगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर रहेगी। अगर हम बात करें हेलाइट्स की, ये तो थी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में आपको मेन 2 बातें याद रखनी है। एक तो मोनोऑक्साइड बनता है सल्फर का, डाइऑक्साइड बनता है सल्फर का, और ट्राइऑक्साइड बनता है। और जिसमें एक खास बात क्या है, p/d बॉन्डिंग। और मोनोऑक्साइड सभी बनाते हैं, ग्रुप 60 में सभी बनाते हैं मोनोऑक्साइड, मतलब सल्फर के अलावा टेलेरियम पोलोनियम भी बनाएगा। लेकिन अगर हम डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर का डाइऑक्साइड याद रखना है आपको, और सिलेनियम डाइऑक्साइड याद रखना है। तो सिलेनियम डाइऑक्साइड के अंदर एक क्या बनेगा, साइकिल डिस्क्रीट रहेगा गैस वेपर फेज में या गैसेस फेज में, और पॉलीमरिक रहेगा सॉलिड फेज में। लेकिन अगर सिलेनियम का ट्राइऑक्साइड है, सल्फर की तरह ट्राइऑक्साइड है, तो गैसेस फेज में तो डिस्क्रीट रहेगा, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मींस ट्रायंगुलर प्लेनर। बट सॉलिड फेज में कैसा रहेगा, पॉलीमरिक नहीं होगा, टेट्रामर होगा। टेट्रामर मतलब 4 की यूनिट होगी, और कैसे होगी, साइक्लिक, साइक्लिक टेट्रामरिक होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, हमने पढ़ा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज हम 3 चीजें लेते हैं। पहली विद हाइड्रोजन जो हम ले चुके हैं कल, आज ली थी एक ऑक्सीजन जिसमें p/d बॉन्डिंग देखी, और स्ट्रक्चर देखे सल्फर के स्ट्रक्चर और सिलेनियम के स्ट्रक्चर। सिलेनियम के स्ट्रक्चर देखे डाइऑक्साइड में, ट्राइऑक्साइड में, गैसेस फेज में, सॉलिड फेज में।
सल्फर के देखे SO, SO2, SO3। अब हमने पढ़ना है रिएक्टिविटी विद हैलाइड्स। रिएक्टिविटी विद हैलाइड्स, इस कंपाउंड, यहाँ के जो भी कंपाउंड्स हैं इसमें हम लेंगे रिएक्टिविटी विद हैलाइड्स। रिएक्टिविटी विद हैलाइड्स, तो अगर हम रिएक्टिविटी विद हैलाइड्स की अगर बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड है जो अलग फॉर्म में होते हैं। जैसे वहां पे ऑक्सीजन का कैसा था, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ऐसे यहाँ पे हैलाइड के साथ भी क्या होगा, मोनोहैलाइड। इससे पिछला जो ग्रुप था ना, वो जो पिछला ग्रुप था ग्रुप 15, वो क्या करता था, या तो ट्राई हैलाइड बनाता था ग्रुप 15, या फिर क्या बनाता था, पेंटा हैलाइड। ग्रुप 15 ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। लेकिन ये जो ग्रुप है 16, ये मोनो भी बनाता है, ये डाई हैलाइड भी बनाता है। खास बात क्या है, ये टेट्रा भी बनाता है, ट्राई नहीं बनाएगा, टेट्रा भी बनाता है, टेट्रा हैलाइड। और एक और बनाता है ये हेक्सा हैलाइड। यहाँ पे जो हैलोजेंस हैं वो एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, छह भी आ सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या था, सिर्फ वहां पे या तो तीन होगा वहां पे, मतलब ग्रुप 15 में, ग्रुप 15 के अंदर या तो सिर्फ तीन वाले थे, ट्राई हैलाइड या फिर पेंटा हैलाइड। लेकिन यहाँ पे मोनो भी पॉसिबल है, डाई भी, टेट्रा भी। ट्राई तो नहीं होगा, ट्राई के रिस्पेक्ट में टेट्रा और हेक्सा हैलाइड। अब मैं आपसे बड़ा सिंपल सा पूछने वाला हूँ, आप कोशिश करना बताने की। आप बता सकते हो मुझे O2F2 को आप किस कैटेगरी में रखोगे? O2F2, इसको आप मोनो में रखोगे, डाई में रखोगे, टेट्रा में रखोगे, या हेक्सा हैलाइड में रखोगे? O2F2, O2F2 इज मोनो, डाई, टेट्रा या हेक्सा? यस, सिमरजीत सिंह मोनो, निवरण को डाई। यस, ट्राई कर देखो, गलत है सही कोई इशू नहीं है, लेकिन आप सभी ट्राई करें। याद रखना ये दो यूनिट्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, दो यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। आप हेलोजेंस का नंबर अकेला मत देखना कि दो हैं, आप सिर्फ अकेले हेलोजेंस का दो नंबर मत देखो कि हेलोजन दो है तो डाई होगा। आप ये देखो जो साथ में ऑक्सीजन है वो भी दो है, वो भी दो है, ये भी आप थोड़ा माइंड में रखना। सही बच्चे आंसर कोशिश करें, सही बच्चे, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि O2F2 इज मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, टेट्राहेलाइड और हेक्साहेलाइड। पिछला ग्रुप सिर्फ दो ही बनाता था, पिछला ग्रुप ट्राई और पेंटा। लेकिन वहाँ पे, यहाँ पे ट्राई के रिस्पेक्ट में टेट्रा है और पेंटा के रिस्पेक्ट में हेक्सा है, लेकिन एडिशनल मोनो और डाई भी है। तो ये है मोनो, है ये है मोनोहेलाइड। याद रखना ये मोनोहेलाइड है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज +1 आता है। हालांकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन से जुड़ते हुए वो +1 होता है, जो एक एक्सेप्शनल उसका रहता है। और कोई बता सकता है मुझे OF2, OF2 में, OF2 में ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? OF2, कोई बताना चाहेगा? OF2, what is the oxidation number of oxygen in case of OF2? OF2, what is the oxidation number? Yes, Harnoor saying +2। बाकी बच्चे भी ट्राई करें, देखो सिर्फ 10-12 बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे भी प्लीज आंसर दें, स्पेशली बॉयज, आप भी आंसर दें। दैट इज +2, बिल्कुल सही, ये +2 है इस केस में, तो ये बन गया आपका डाईहेलाइड। ठीक है, अब अगर हम और बात करें डाईहेलाइड में, तो आप चाहो तो ये कंपाउंड ड्रॉ कर सकते हो डाईहेलाइड में, ये कर सकते हो टेट्राहेलाइड में, और ये कंपाउंड ड्रॉ कर सकते हो हेक्साहेलाइड में। इनको ड्रॉ करके आप कोशिश करें
इनकी शेप बताने की, इन तीनों की, आप इन तीनों की क्या बताने की कोशिश करें कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन तीनों की, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ डाई हैलाइड ऑफ सल्फर, टेट्रा हैलाइड ऑफ सल्फर एंड हेक्सा हैलाइड ऑफ सल्फर। इनकी शेप की बात करेंगे, जस्ट ट्राई। आप सभी बच्चे SF2, SF4 एंड SF6 में हाइब्रिडाइजेशन और शेप बनाने की कोशिश करें। आप सभी ट्राई करें, शाबाश। और कमेंट में बिल्कुल सही से आंसर लिखें। जस्ट ट्राई टू गिव मी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। sp3 बेंड शेप, ओके। ठीक है, अब SF4 और SF6 ट्राई करें, शाबाश। sp3 बेंट, यस, कमलजीत को 2, निमरन, नवदीप, लवप्रीत कौर, sp3, लवप्रीत कौर आप sp3, ओके। अब मुझे लगता है आप SF2 की बात कर रहे हो आप सभी, ओके। ओके, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपका स्नेहा जी, थोड़ा सा चेक करो आप। SF4 SP3D बिल्कुल सही है, ये ठीक है। SP3, SP3D, SP3D2 बिल्कुल। रमनदीप कौर 7 बिल्कुल सही आंसर है आपका, रिस्पेक्टिवली, एग्जैक्टली। देखो बॉयज में से सिर्फ 2-3 बॉयज के आंसर आ रहे हैं, कमल, बाकी बॉयज भी ट्राई करें। वैभव, भावेश, सिमरनजीत, जतिंदर, संदीप, कमलप्रीत, सोहेल मोहम्मद। देखो बाकी बॉयज भी ट्राई करें। बाकी जो बॉयज क्लास में है, प्लीज आप भी आंसर देने की कोशिश करो। अब ये देखो ना, सल्फर के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने फ्लोरीन आ रहे हैं उतने बॉन्ड लगा दो, बाकी लोन पे लगा दो। एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालनी तो आनी चाहिए सबको। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के मामले में गलती बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी कि हाइब्रिडेशन भी निकालनी नहीं आ रही, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा बिल्कुल भी। क्योंकि आपको हाइब्रिडेशन निकालने का बहुत आसान तरीका बता दिया मैंने कि 6 इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन एक जगह से आएगा, दूसरा फ्लोरीन दूसरी जगह से आएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 लोन पेयर है। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एटलीस्ट हमारी हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए कि पहली है 4 वाली, 1 2 3 4, 4 वाली बोलते हैं sp3। सेकंड केस में 4 फ्लोरीन आ रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 अगर फ्लोरीन आ रहे हैं तो एक लोन पेयर बचता है, तो ये होगी 5 वाली। 5 वाली बोले तो sp3d। 6 में क्या होगा, 6 फ्लोरीन है तो 6 जगह से आएंगे, 6 के 6 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं, तो ये हाइब्रिडेशन होगी 6 वाली। तो एटलीस्ट हमारी हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए कि पहली थी sp3, दूसरी थी sp3d, और तीसरी थी sp3d2। और जो हम शेप बना रहे हैं, वो शेप हमें पता है कि ये लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से ये sp3 में टेट्राहेड्रल ना होगा, इसको क्या बोला जाएगा, बेंट या फिर वी शेप्ड। ये ट्रायंगल बायपिरामिडल ना होगा, इसको बोला जाएगा डिस्टोर्टेड ट्रायंगल बायपिरामिडल, या फिर सीसॉ भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसका क्या दूसरा नाम है, डिस्टोर्टेड ट्रायंगल बायपिरामिडल भी कह सकते हो। डिस्टोर्टेड मतलब ट्रायंगल बायपिरामिडल बोलना है तो साथ में वर्ड लगाना पड़ा डिस्टोर्टेड। ये बिल्कुल रेगुलर है, ये बिल्कुल रेगुलर है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये है ऑक्टाहेड्रल, ये है हमारी ऑक्टाहेड्रल। आई होप ये चीज आपको सबको क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे जो हेलाइड्स हैं वो हेक्साई बनते हैं, टेट्राई बनते हैं, और डाई बनते हैं, और मोनो भी बनते हैं, ठीक है। मोनो के केस में क्या होता है कि 2 यूनिट्स आपस में जुड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या मुझे S2Cl2 का स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो आप बोलोगे जी 2 यूनिट है, एक क्लोरीन इधर है
और एक क्लोरीन इधर है। मतलब ये मोनोहेलाइड्स हैं, लेकिन कैसे है मोनोहेलाइड्स? डाइमर की फॉर्म में है। ये मोनोहेलाइड्स डाइमर की फॉर्म है। डाइमर मतलब दो सिंगल यूनिट्स आपस में कंबाइन कर रही है, जैसे O2F2 था। जैसे O2F2 था, कुछ ऐसे ये कंबाइन करते हैं मोनोहेलाइड्स। ठीक है, मोनोहेलाइड्स में मतलब होती सिंगल यूनिट है, बट दो सिंगल यूनिट आपस में ज्वाइन करके डाइमर फॉर्म में चल जाती है। ठीक है, इसके बाद अभी हमने रिएक्टिविटी ली। अगर आप याद कर पा रहे हो, अगर आप याद कर पा रहे हो, ग्रुप 15 के अंदर भी आप रिएक्टिविटी ऐसे ही लेते थे। आप ग्रुप 15 में हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी लेते थे, ऑक्सीजन से लेते थे, फिर किसे लेते थे? हैलाइड से, उसके बाद मेटल से। यहाँ पे मेटल वाली रिएक्टिविटी अब नहीं है, लेकिन बाकी तीन हम कर चुके हैं। हाइड्रोजन से जिसमें वाटर था, H2S था। ऑक्सीजन से जहाँ पे आपका क्या बना? मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बन रहा था, डाइऑक्साइड और टेट्राऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सॉरी ट्राइऑक्साइड नो टेट्रा, ट्राइऑक्साइड। जिसमें सल्फर के थे मोनो, डाई, ट्राई, और सिलेनियम के थे। सिलेनियम का डाई और ट्राई में आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, गैस फॉर्म में कैसा है, सॉलिड फॉर्म में कैसा है। उसके बाद हेलाइट्स हैं। पिछले ग्रुप के हेलाइट्स कैसे थे? या तो ट्राई या फिर पेंटा। यहाँ पे कैसे है? मोनो, डाई, टेट्रा और हेक्सा। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें पिछले ग्रुप की, ग्रुप 15 की, तो वहां पे +3 वाले ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड था या फिर +5 के साथ। अगर +3 है तो M2O3, और अगर 5 के साथ है तो M2O5। तो पिछले ग्रुप में बस दो ही थे ऑक्सीजन के साथ, प्लस +3 की फॉर्म में और +5 की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तीन है, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। तो ऐसे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी कैसे कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं विद हाइड्रोजन ग्रुप 15 ग्रुप 16, ऑक्सीजन ग्रुप 15 ग्रुप 16, हेलाइड्स ग्रुप 15 ग्रुप 16 की। कहाँ पे हमने क्या एक्स्ट्रा देखा? सेलेनियम के साथ हमने एक्स्ट्रा कहाँ देखा? ऑक्साइड्स में। सल्फर के साथ एक्स्ट्रा कहाँ देखा? हेलाइड्स में और ऑक्साइड्स में। ठीक है, इसके बाद उस ग्रुप में रिएक्टिविटी पढ़ने के बाद हम पढ़ते थे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे वहां पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड था नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा ऑक्सीजन गैस। वहां पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड था अमोनिया, यहाँ पे होगा ओजोन। वहां पे था नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो चीजें आपस में कोरिलेट होती हैं। जैसे आपने वहां पे नाइट्रोजन गैस की प्रेपरेशन देखी, यहाँ ऑक्सीजन गैस की प्रेपरेशन देखोगे, वहां पे अमोनिया की देखी, यहाँ पे आप ओजोन की देखोगे, इनके फिर यूजेस देखोगे। और वहां पे नाइट्रिक एसिड था, यहाँ पे कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको अगर याद आ रहा हो, नाइट्रिक एसिड को बनाने वाले प्रोसेस का नाम था ओस्टवाल प्रोसेस, अमोनिया को बनाने वाले प्रोसेस का नाम था हैबर। मैंने शायद क्वेश्चन दिया था आपको इससे रिलेटेड। यहाँ पे जो प्रोसेस होगा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, उसका नाम होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले हमने ऑक्सीजन गैस को पढ़ना है, और किसको पढ़ना है? ओजोन को। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो ऐसी गैस है जो हमारी लाइफ से बिल्कुल बेसिक्स से जुड़ी हुई है, अच्छे से इसको हम जानते हैं। तो अगर मैं ऐसे पूछूं कि क्या हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो नेचुरल करने का तरीका तो आपको पता ही है। ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस, बचपन से पढ़ते रहे कि फोटोसिंथेसिस इज द नेचुरल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। बट हमने वो वाला प्रोसेस ना लिखकर लेबोरेटरी वाला प्रोसेस लिखना है कि लेबोरेटरी हम कैसे ऑक्सीजन को बना सकते हैं, और ऑक्सीजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, और फिर ऑक्सीजन से बनने वाली ओजोन, और फिर ओजोन की प्रॉपर्टीज, उसको स्टडी करना है। ठीक है, मतलब मेन मेन रिएक्शंस पढ़नी है, सारी रिएक्शंस नहीं पढ़नी, जो मेन मेन रिएक्शंस है वो पढ़नी है। जैसे अगर हमें कोई बोले कि अगर हमें इंडस्ट्रियली ऑक्सीजन गैस बनानी है इंडस्ट्रियली, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? तो हम लगा सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो क्या आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करके ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर कर सकते हो इन योर नोटबुक? जस्ट ट्राई, अपनी नोटबुक के अंदर आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करके, नोटबुक भी क्या आप कमेंट पे भी कर सकते हो, कमेंट सेशन में भी कर सकते हो, कि आप कमेंट सेशन में वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करो और ऑक्सीजन गैस बना दो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेथड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ऑक्सीजन गैस की। जस्ट ट्राई, और आपका हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, आपने क्या करना है, आपने ऑक्सीजन गैस बनानी है। मतलब इस चैप्टर में अब आगे हमने क्या पढ़ना है? एक हमने पढ़ना है ऑक्सीजन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? डाइऑक्सीजन। जैसे जैसे पिछले ग्रुप में हमारा था N2, यहाँ पे चलेगा O2। वहां पे था अमोनिया, यहाँ पे चलेगा ओजोन। वहां पे चल रहा था नाइट्रिक एसिड, यहाँ चलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस पर ही हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, फिर हमें ग्रुप 17 पढ़ना है। तो अभी मैं ऑक्सीजन को बनाने का आपसे पूछ रहा हूँ इंडस्ट्रियल मेथड, कि जो हम ऑक्सीजन इंडस्ट्रियली बनाते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वी यूज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये मेथड आपको बहुत अच्छे से आता है। ये आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बहुत बार एग्जांपल भी दिया है कि व्हेन वी इलेक्ट्रोलाइसिस देयर इज अ फॉर्मेशन टू गैसेस, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑक्सीजन। बहुत ही सिंपल मेथड था और आपको अच्छे से आता भी था। ठीक है,
तो ये तो आपका सिंपल सा ऑक्सीजन मेथड को बनाने का भी था। नेक्स्ट जो हमने एक पढ़ना है वो पढ़ना है पोटाशियम क्लोरेट। नेक्स्ट हमारा मेथड इसमें होगा पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट का मतलब KClO3। KClO3 इसको अगर हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। बिल्कुल सही। निमरन आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने गलती से ओ लिख दिया टाइपिंग में, प्रोडक्ट में भी। तो ये दो मेथड आपके हो गए ऑक्सीजन को बनाने के, सिंपल से हैं। दोनों मेथड डीकम्पोजिशन है, दोनों मेथड में क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन है, बस डीकम्पोजिशन का लग रहा है। एक में हम डायरेक्ट पायरोलिसिस कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, और एक में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। एक में पायरोलिसिस, मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि दोनों डीकम्पोजिशन है, बस ये पायरोलिसिस है। पायरोलिसिस बोले तो ब्रेकिंग विद हेल्प ऑफ हीट, ये इलेक्ट्रोलिसिस है। लेकिन डीकम्पोजिशन दोनों ही है, बस डीकम्पोजिशन करने का तरीका अलग है। बाकी कुछ मेथड मैं आपको कल करवाऊंगा, आप थोड़ा सा कल इन चीजों को थोड़ा सा रीड करके आना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। कल का मतलब परसों, कल क्लास नहीं होगी, कल पेपर है, आपको पता होगा GNVST का पेपर है कल, तो कल क्लास नहीं हो पाएगी। तो कल आप थोड़ा सा ऑक्सीजन गैस की प्रेपरेशन, ओजोन गैस की प्रेपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज देख कर आना, क्योंकि ओजोन गैस और ऑक्सीजन गैस के क्या क्या यूजेज हैं, आप सब इसको बड़े अच्छे से जानते हो। ओजोन के क्या क्या यूजेज हैं आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, और आपको ये पता है कि ओजोन बनती भी है और डिकम्पोज भी हो रही है, मतलब आई मीन सो उसकी डिप्लेशन हो रही है, डिप्लेशन। और और ओजोन की जो डिप्लेशन है वो उसके बनने से बहुत ज्यादा फास्ट है, जिसको हम ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं। उसके क्या क्या नुकसान है वो चीज आपने अच्छे से पढ़ी हुई है। तो वो हम कल करें, कल का मतलब परसों करेंगे। कल